प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस कहानी के दूसरे भाग में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहानी के पिछले भाग में देखा, राजा संतान ना होने की वजह से बहुत परेशान था और एक दिन घुड़सवारी करते हुए उसे एक लड़की दिखाई दी। वो उसी गांव में 2 दिन पहले ही अपनी रिश्तेदारी में आई थी। उसे देखकर ठाकुर साहब अपना दिल दे चुके और उन्होंने उस लड़की का पता लगाया और विवाह की बात की। उसके घर रिश्ता भेजा। गरीब घर की लड़की के लिए इतने बड़े परिवार से रिश्ता आना कोई कैसे मना कर सकता था। खूब धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। उसकी सुंदरता देखकर ठाकुर साहब की दोनों पत्नियां जल भुन गई। तारा देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही होशियार भी थी। दोनों उसे नीचा दिखाने और परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ठाकुर साहब तो उसकी सुंदरता में इस तरह खोया कि वो नहीं चाहता था कि तारा को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, उसका सौंदर्य किसी भी तरह कम हो जाए। उसका पागलपन इस कदर बढ़ गया कि वो अपने वंश को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। पर ऐसा क्यों? जेनी ने पूछा। वो नहीं चाहता था कि उसकी तारा बच्चे पैदा करे और अपना सौंदर्य खो दे। तारा ने समझाया भी, माँ बनना एक औरत के लिए सौभाग्य की बात है। माँ बनकर तो उसका सौंदर्य और निखर उठेगा। किंतु ठाकुर किसी भी तरह नहीं माना। उसका बस चलता तो वो अपनी तारा के लिए हमेशा जवान और सुंदर रहने की जड़ी बूटी ही उसे खिला देता। किंतु ऐसा नहीं हो सकता था। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। लेकिन तारा माँ बनना चाहती थी। ठाकुर की पहली दोनों पत्नियां भी नहीं चाहती थी कि तारा को कोई संतान हो। उनके विवाह को 1 बरस हो गया, तभी तारा का रूप और भी निखरने लगा, जिसके चलते ठाकुर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि तारा के इस निखार का कारण उसका माँ बनना है। तारा ये बात भी छिपाना नहीं चाहती थी, किंतु डर के कारण वो बता नहीं पाई। सच्चाई का पता चलने पर ठाकुर साहब क्या कर बैठे, वो सोच भी नहीं सकती थी। सभी बच्चे बैठे हुए उत्सुकता पूर्वक उनकी कहानी सुनते जा रहे थे। उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि रात कब गहरी हो चुकी है। आगे क्या हुआ, सभी एक साथ बोले। एक दिन ठाकुर ने एक बहुत बड़े चित्रकार को बुलाया और तारा का चित्र बनाने को कहा। चित्रकार भी तारा का सौंदर्य देखकर दंग रह गया और अपने अनुभव से ताड़ गया, ये स्त्री माँ बनने वाली है। जब वो तारा का चित्र बना रहा था, पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने तारा की गर्भवती वाला चित्र बनाया। शायद वो चित्र के माध्यम से ठाकुर साहब से बड़ा इनाम चाहता था। किंतु हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ठाकुर साहब क्रोधित हो गए और तारा का सुडौल रूप देखकर आग बबूला हो गए। चित्रकार को इनाम देने के बदले उससे दंड सुना दिया। जब चित्रकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सोचा मरना तो है ही, तो क्यों ना इस ठाकुर के अजीब प्रेम को हकीकत दिखला दी जाए। तब वो बोला, सौंदर्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाना है। फूल भी सुंदर होते हैं, किंतु एक समय पश्चात उन्हें भी मुरझाना पड़ता है। इसी तरह नारी हो या नर, एक न एक दिन उसे वृद्ध ही होना है और उसके तन को नष्ट होना ही है। चित्रकार की बातों से ठाकुर को सीख तो नहीं मिली, किंतु वो चिंतित अवश्य हो गया। उसने तारा के सौंदर्य को इस तरह बरकरार रखने के लिए एक शीशे का ताबूत बनवा दिया। इसमें उसकी पहली पत्नियों की भी साजिश थी। उन्होंने उसे बताया कि सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए बक्से में बंद करवा दो। तारा के सौंदर्य को लेकर वो इतना गंभीर था कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था और उसने वैसा ही किया। ठाकुर का अजीबोगरीब प्रेम तारा पर भारी पड़ रहा था। अब तो उसकी जान पर भी बनाई थी। उसने ठाकुर से कहा भी, मैं इसके अंदर मर जाऊंगी और मेरा सौंदर्य भी नष्ट हो जाएगा। किंतु ठाकुर ने उसकी एक न सुनी और तारा को शीशे के ताबूत में बंद करवाकर उसे अपने ही कमरे में रखा। तारा का दम घुटने लगा। उसने ठाकुर से कहा भी, उसके हाथ भी जोड़े, किंतु ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। तारा के पेट में बच्चा भी था। भूख और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। शाम को जब ठाकुर कमरे में आया, तब उसने सबसे पहले तारा को देखना चाहा, किंतु अब उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। ठाकुर ने कई बार उसे पुकारा, लेकिन सौंदर्य ही उसके जान का दुश्मन बन गया। वो मर चुकी थी।
ठाकुर ने वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने बताया ये दम घुटने से मर चुकी है और इसके पेट में तुम्हारे वंश का वारिस भी था। इतना सुनते ही ठाकुर की मन स्थिति खराब हो गई। उसने चित्रकार के चित्र को उठाकर देखा और वो समझ गया था कि मैं समझ ही नहीं सका, ना ही जानने का मैंने प्रयत्न किया। अब उसे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने तारा का कोई दाह संस्कार नहीं किया, उसको उसी तरह शीशे के ताबूत में बंद कर दिया और ख़ुद भी उसी कमरे में कैद हो गया। तभी करण बोला, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। जब वो आया तो वो काँप रहा था और अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहता था, किंतु वे उस महिला की कहानी सुनने में मशरूफ़ थे। वो मुस्कुराई और बोली, तुम भी बैठकर कहानी सुनो। ठाकुर ना कुछ खाता पीता और ना ही दरवाज़ा खोला। इस तरह उसे 15 दिन उस कमरे में बंद हुए हो गए। 15 दिनों बाद जब ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला गया तो ठाकुर की भी लाश मिली। उसकी पहली दोनों पत्नियां पहले से ही हवेली छोड़कर जा चुकी थी। उन्हें डर था कि जब भी ठाकुर बाहर आएंगे तो उन्हें भी दंड देंगे। ठाकुर की लाश देखकर उसके नौकर भी भाग गए। तब से दोनों इसी हवेली में भटक रहे हैं। उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली है। अंजलि बोली, वो आपको नहीं मिले, फिर आप यहाँ किस तरह रहती हैं? तभी करण बोला, क्या तू भी ना कुछ भी बोलती है? वो कहकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अपने हाथों के इशारे से वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कोई नहीं समझा। जैसे ही वो लोग महिला की तरफ पलटे, वहाँ कोई नहीं था। तब करण बोला, ये औरत और कोई नहीं, तारा की आत्मा थी। क्या? सभी डरकर कांपने लगे। वही मैं सोच रही थी, इतनी रात गए कोई कैसे हमारी खातिरदारी करने लगा, वो भी इस भूतिया हवेली में। तुझे कैसे पता चला कि वो औरत और कोई नहीं, तारा का भूत है? जब मैं वॉशरूम गया था तभी मैंने वो तस्वीर टंगी देखी जिसका वो जिक्र कर रही थी। तब जैनी बोली, चलो उस दरवाजे की तरफ से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाजे की तरफ गए वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो जिस भी दरवाजे की तरफ जाते वो दरवाज़ा बंद हो जाता। तभी एक आवाज़ गूंजी, मैं तो बरसों से बंद हूँ, क्या तुम मेरा अकेलापन दूर नहीं करोगे? हम दोनों पति पत्नी तड़प रहे हैं, अब तुम लोग यहीं रहोगे हमारे साथ। उसके इतना कहते ही उन सभी को लगा कि जैसे हवेली घूम रही है और वे सभी दहशत के मारे बेहोश हो गए। हवेली पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। वे सभी अभी भी बेहोश पड़े थे। तभी अंजलि ने आंखें खोली और पानी के छींटे मारकर अपने दोस्तों को भी उठाया। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने कोई डरावना सपना देखा। वे उठे और भागने लगे। तभी जैनी ने उन्हें रोक दिया और बोली, अब दिन का समय है, ठाकुर साहब का कमरा ढूंढो। ये क्या पागलपन है? सभी ने कहा। जैनी ने कहा, हम यहाँ तक आए हैं तो एक नेक काम करके भी जाएंगे। उसकी मंशा सभी समझ गए और सबने मिलकर वो कमरा ढूंढ ही लिया। उन्हें वो ताबूत भी मिल गया। हवेली के पीछे ही उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की और दोनों चिताएं तैयार की और जितना भी उन्हें ज्ञान था और कुछ गूगल से मंत्रोच्चारण करके उनका दाह संस्कार किया और अपने घर के लिए निकल पड़े। प्रिय दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। इसी तरह और भी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।